टॉपिक का नाम है बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। बाइसिंग का मतलब क्या होता है? यहाँ पर द प्रोसेस in which we connect a battery across a pn junction। पीएन जंक्शन का दूसरा नाम होता है डायोड। तो हम किसी डायोड या पीएन जंक्शन के अक्रॉस बैटरी जो लगाते हैं, उस बैटरी लगाने वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं बाइसिंग। आगे बात समझ में? अब जो बाइसिंग होती है वो दो तरह की होती है। कौन कौन सी होती है? देखो, एक होती है फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग। एक होती है रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग एंड रिवर्स बाइसिंग। ठीक है। फॉरवर्ड बाइसिंग कब होती है? व्हेन पी साइड is connected to positive terminal and N side is connected to negative terminal of battery। ठीक है। सर एक बात पूछनी थी। हाँ बोलो बोलो। सर ये जो आप अभी पढ़ा रहे हो ये ऑफलाइन में दोबारा होगा क्या? नहीं, ठीक है सर। हो भी जाएगा। अरे ऑफलाइन में कैसे हो जाएगा? कल सैटरडे को क्लास तुम्हारी कंबाइंड है नहीं? हाँ सर वही कहाँ से वो हो जाएगा? इसलिए पूछा था मैं। हाँ, मैं तो आज बोला तो था दिन में मैंने एक बार तुमसे सुबह। हाँ सर मैं बस चेक कर रहा था, दोबारा क्लैरिफाई कर रहा था। हाँ, नहीं होगा भाई। हाँ, व्हेन पी साइड इज connected across and connected to positive terminal। ठीक है जी। तो जब पी साइड को तो पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं, एन साइड को नेगेटिव से। और अगर पी साइड को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं और एन साइड को पॉजिटिव से, तो जब एक जैसे कनेक्ट करते हैं तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। और जब अपोजिट वाले कनेक्ट करते हैं तो इसको बोलते हैं रिवर्स बाइसिंग। ठीक है जी। अब देखो, फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होगा? ये मेरे पास भाई जो वो है ना, क्या बोलते हैं इसको, डेरिवेशन, वो जो रिकॉर्डिंग है उनको देख लिया करो, है ना। ये है फॉरवर्ड बाइसिंग का। ये तो जो डायग्राम बना रहा हूं मैं, ये आपको बनाना है ताकि सीख सकें क्या क्या हुआ इसमें और क्यों कैसे हुआ। और फिर बनाएंगे इसका सर्किट डायग्राम। ठीक है जी। ये माइक्रो एमीटर है यहाँ पर, और इस वाले में मिली एमीटर है। मिली एमीटर, माइक्रो एमीटर। ये जंक्शन हो गया आपका, ये जंक्शन हो गया। ये पी साइड हो गया, ये एन साइड। ये पी साइड, ये एन साइड। ठीक है। अब यहाँ पर पी साइड में कौन ज्यादा होते हैं? तो होल्स ज्यादा होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। एन साइड में कौन ज्यादा होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं और होल्स कम होते हैं। सही है भाई? यहाँ पे भी पी साइड में होल्स ज्यादा होते हैं
और इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं और होल्स कम होते हैं। ये बताओ, सबको याद है ये वाली बात? अब इसमें क्या होता था, एक डिप्लीशन लेयर बनती थी, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होता था, याद करो, और इस साइड में पॉजिटिव। ठीक है, इसमें भी क्या होता था, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, डिप्लीशन लेयर बोलते थे जिसको, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। अब सुनो, पहले इसको समझते हैं और फिर इसको समझते हैं। अब एक बात बताओ, पी साइड को पॉजिटिव से कनेक्ट करा है, एन साइड को नेगेटिव से। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। बताओ, यहाँ पर मेजॉरिटी होल्स है और इधर मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये जो पी साइड है, पॉजिटिव टर्मिनल इसको दिया है मैंने, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल होल्स को धक्का मारेगा, होल्स को इस तरफ धकेलेगा, और ये जो नेगेटिव है ये इलेक्ट्रॉन्स को इधर धकेलेगा। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता है, जो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं ये पॉजिटिव होल्स को धक्का मारेगा, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को धक्का मारेगा। तो मेजॉरिटी कैरियर जो होते हैं, मेजॉरिटी कैरियर मूव्स टुवर्ड्स जंक्शन। जंक्शन ये बीच वाली दीवार को बोलते हैं, टुवर्ड्स जंक्शन। सबको ये बात समझ में आ गई? पहला पॉइंट क्लियर है? यस सर। अब यहाँ पर ये नेगेटिव साइड है और ये पॉजिटिव साइड है। बताओ, ये नेगेटिव इसके मेजॉरिटी कैरियर मतलब होल्स को क्या करेगा, इधर खींचेगा, इधर, और ये पॉजिटिव इसके मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन को इधर खींचेगा, इस तरफ खींचेगा। तो यहां पर क्या होता है, मेजॉरिटी कैरियर मूव्स अवे फ्रॉम जंक्शन। और अगर तुमने मेरी बात ध्यान से सुनी होगी तो मैंने बताया था, जो मेजॉरिटी कैरियर होते हैं वो कराते हैं डिफ्यूजन, और जो होते हैं माइनॉरिटी कैरियर वो करते हैं ड्रिफ्ट। तो अब एक बात बताओ, अगर मेजॉरिटी कैरियर फॉरवर्ड बाइसिंग में, मेजॉरिटी कैरियर फॉरवर्ड बाइसिंग में डिप्लीशन उसके जंक्शन के नजदीक जा रहे हैं और इस वाले में जंक्शन से दूर जा रहे हैं, तो जब डिफ्यूजन होगा तो जो इमोबाइल आयन की लेयर बनेगी वो इस वाले में तो पतली बनेगी और इस वाले में मोटी बनेगी। क्यों? कि भाई ये क्या करता है, इन मेजॉरिटी कैरियर को इसके जंक्शन के पास ही रिपेल कर देता है, और जब इनको यहीं पर रिपेल कर देगा तो जो डिफ्यूजन होगा वो कम रीजन में होगा। इसका मतलब यहाँ पर जो डिप्लेशन लेयर बनेगी वो पतली बनेगी। ठीक है? इसमें देखो, इसमें जो डिफ्यूजन हो रहा है वो दूर हो रहा है, मतलब क्योंकि मेजॉरिटी कैरियर दूर दूर चले गए, इसलिए जो डिफ्यूजन होगा यहाँ पर वो क्या होगा, दूर होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर जो होगा डिप्लेशन लेयर का जो साइज होगा, डिप्लेशन लेयर का जो साइज होगा वो ज्यादा हो जाएगा, डिप्लेशन लेयर का साइज ज्यादा हो जाएगा यहाँ पर। सही है क्या? तो यहाँ पर जो डिफ्यूजन होता है वो नियर द जंक्शन होता है, यहाँ पर जो डिफ्यूजन होता है वो अवे फ्रॉम द जंक्शन होता है, और जंक्शन से दूर होता है जो डिफ्यूजन, इस वजह से यहाँ पर साइज ऑफ डिप्लेशन लेयर बढ़ जाता है। तो देखना, डिफ्यूजन टेक प्लेस नियर जंक्शन ड्यू टू विच width of depletion layer become thin। अब इसमें जो डिफ्यूजन हो रहा है वो दूर हो रहा है, और डिफ्यूजन दूर होगा तो जिसकी वजह से जो डिप्लीशन लेयर बनेगी वो थिक बनेगी,
तो डिफ्यूजन टेक प्लेस away from junction due to which depletion layer become thick. हाँ, ये बात समझ में आ गई आपको? तो यहाँ पर मेजॉरिटी कैरियर इधर ही आते हैं, तो डिफ्यूजन कम रीजन में हो जाता है। यहाँ पर दूर चले जाते हैं, तो जब डिफ्यूजन टेक प्लेस करेगा तो डिप्लेशन लेयर का साइज थिक हो जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर विड्थ कम हो गई और यहाँ पर विड्थ ज्यादा हो गई। क्लियर है क्या ये बात सबको? Yes, sir. अब यहाँ पर जो डिप्लेशन लेयर है वो थिन है और वहां पर थिक है। तो बताओ किसको पार करना, मोटी दीवार को या पतली दीवार को? किसको पार करना आसान रहेगा? पतली दीवार को। पतले वाले में। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे लिखा गया रेजिस्टेंस अक्रॉस जंक्शन इज स्मॉल। यहाँ पर अब ये मोटी दीवार है, इसका मतलब रुकावट ज्यादा है यहाँ पर। तो रेजिस्टेंस अक्रॉस जंक्शन इज हाई। सही है क्या? Yes, sir. इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार। ये सारे पॉइंट याद रख लेना, अभी मैं लिखाते जाऊंगा आपको। वैसे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लिखा रहा हूँ, बस थोड़ा सा ना एक दो बार वीडियो को रिपीट करके देख लेना तो आराम से समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट ले लो। सर हाँ जी बोलो। सर स्क्रीन थोड़ी सी ब्लर हो रही है। तुम्हारी sir. हो रही होगी, बाकी सबकी मेरी तरफ से Yes, नहीं हो sir. रही होगी। मेरा तो वाईफाई 5G चल रहा है भाई। फिर भी एक हो बार गया देख, सर, क्लियर हो गया। एक सेकंड 4G पे लग। सर वैसे थोड़ी सी ब्लर तो आ रही है। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया। अब बोलते हुए नहीं हो भाई तुम तो। सर अभी भी ब्लर है। तो स्क्रीनशॉट लो ना। Done, sir. अब देखो इधर, 3 पॉइंट हो गए। अब बताओ यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस कम है तो करंट जंक्शन के अक्रॉस फ्लो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? करेगा। करेगा। तो इसका अगला पॉइंट है इस वाले का, करंट अलाउ अक्रॉस जंक्शन। तो जब जंक्शन के अक्रॉस ये करंट को अलाउ करेगा क्योंकि रुकावट कम है। बताओ ये जंक्शन के अक्रॉस करंट को फ्लो होने देगा कि नहीं होने देगा? नहीं। सर नहीं। बहुत तो ज्यादा फिर रेजिस्ट करेगा ये। हाँ, तो क्या लिखेंगे? करंट डज नॉट अलाउ अक्रॉस जंक्शन। तो इसमें जंक्शन के अक्रॉस करंट अलाउ नहीं होगा, इसमें से करंट चला जाएगा। इसका मतलब जब फॉरवर्ड बाइसिंग होगी तो करंट जाएगा जंक्शन में, और अगर रिवर्स बाइसिंग होगी तो करंट नहीं जाएगा। आ गई बात समझ में? लेकिन अब देखना, लेकिन इसमें तो करंट जा रहा है, लेकिन अब इसमें करंट आया किस वजह से? माइक्रो एम्पियर में आया भले ही, लेकिन आया किस वजह से? अब होता क्या है यहाँ पर, जो माइनॉरिटी कैरियर होते हैं वो ड्रिफ्ट करते हैं इसके अंदर जो करंट बनता है वो माइनॉरिटी कैरियर की मूवमेंट की वजह से बनता है अक्रॉस द जंक्शन। लेकिन इसमें जो करंट बनता है वो ड्रिफ्ट करंट बनता है, जो माइनॉरिटी कैरियर की वजह से बनता है। इतना याद रखना। डायग्राम में होच-पोच हो चुकी है, और सजाऊंगा तो कंफ्यूजन होगी तुम्हें, इसलिए मैं सीधा लिखता हूँ। यहाँ पर जो करंट होता है, करंट इज ड्यू टू
मेजॉरिटी कैरियर, है ना, जो कि आपको दिख रहा है कि होल्स इधर जा रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे होंगे, है ना, लेकिन इसमें दूर जा रहे हैं, तो इसमें पास कौन जा पाएगा? तो सोच के देखो, इस साइड में कौन है पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, ये पॉजिटिव एन में जो पॉजिटिव है वो इसके इलेक्ट्रॉन को इधर ड्रिफ्ट कराएगा, और ये जो नेगेटिव है इस वाले के माइनॉरिटी कैरियर को इधर ड्रिफ्ट करेंगे। तो यहाँ जो करंट होता है वो ड्रिफ्ट करंट होता है, वहां पर डिफ्यूजन करंट होता है। तो देखना, करंट इज ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर, और वो भी क्या होता है उनका यहाँ पर, डिफ्यूजन की ड्रिफ्ट, तो आप बोलेंगे यहाँ पर ड्रिफ्ट होता है, क्योंकि ये वाला नेगेटिव एन वाले के माइनॉरिटी मतलब होल्स को खींचेगा इस तरफ, ये वाला पॉजिटिव एन साइड वाला पी साइड के माइनॉरिटी मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा इस तरफ, तो वो ड्रिफ्ट करंट बनता है यहाँ पर। तो होता क्या है, इसमें मैंने मिली एमीटर लगा रखा है, उसमें माइक्रो एमीटर, क्योंकि वहां पर करंट कम बनता है, यहाँ पर ज्यादा बनता है, क्योंकि यहाँ पर करंट डिफ्यूजन होने की वजह से बनता है, और वो भी मेजॉरिटी कैरियर का। यहाँ पर जो करंट बनता है वो ड्रिफ्ट करंट बनता है, जो कि माइनॉरिटी की वजह से बनता है। तो मेजॉरिटी कैरियर का जो करंट होता है वो डिफ्यूजन करंट बनता है, माइनॉरिटी कैरियर का जो बनता है वो ड्रिफ्ट करंट बनता है। मेजॉरिटी कैरियर का डिफ्यूजन, माइनॉरिटी कैरियर का ड्रिफ्ट। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? सर हाँ भाई बोलो। सर ये बार बार सर ये मयंक की फोटो आ रही है सर। तो मयंक को साइड कर दो ना तुम, वो मयंक की तो फोटो आएगी, क्योंकि मयंक अनम्यूट हो जाता होगा, तो तुम मयंक को पूरा थोड़ी ना देखोगे, साइड में देखो, थोड़ी सी आएगी, साइड सर कर दो मैंने उसको। नहीं सर साइड में नहीं सर, पता नहीं मैंने आपकी सर पिन कर रखी है, जैसे सर वो माइक ऑन करता है ना सर आपकी फोटो चली आती है क्लास की, और दी उसकी फोटो आ जाती है। तो मत करना पिन विन, तो कुछ भी मत कर ही क्यों रहा भाई उंगली, मेरे को भी नहीं आता ना इतना चलाना, पिन विन मत करो। और जब फोटो आएगी वो तभी आएगी जब वो क्या कहते हैं माइक ओपन करेगा कोई। सर पिन करने से नहीं आती। अच्छा, तो पता नहीं कुछ हो रखा जी होगा भाई, सर, पता पिन नहीं। करके रखो। तो मैं किसको पिन करूं? बिना पिन के तो साला ऐसा हो रहा है कि बच्चे जो है फोटो खींच खींच के भेज दे रहे इधर उधर, पिन करने लग जाऊंगा बच्चों को तो साले और जो है समस्या आ जाएगी। अरे डबल ही तो कर रखी है भाई मैंने, डबल है, मेरी स्क्रीन पूरी आ रही है मेरे को, अपने पूरी स्क्रीन पे मेरी स्क्रीन दिख रही है, और यहाँ कोने पे थोड़ा सा छोटा सा हैरी पॉटर दिख रहा है। चलो भाई ये हो गया। अब इसका बनाते हैं सर्किट डायग्राम। भाई कर दिया मैंने शायद अपना पिन, मेरा पिन है तभी तो मेरा पूरा यस सर, स्क्रीन आ सही रही है, सही है सर मेरी सही है तो आपका। पूरी आ रही है, मेरी पूरी स्क्रीन है भाई। अब इसका सर्किट डायग्राम देखो, तो देखो अगर आपको मैंने इस बैच में शायद नहीं बताया था, अब बता देता हूँ। दो पिन से याद आया, पिन ही यहाँ पर पढ़ना है हमें। तो ये मेरे पास सिंबल होता है डायोड का, ये डायोड का सिंबल होता है, जहां पर इसका नोक वाली साइड होती है वो N होता है, और जहां ये वाला होता है ये P होता है। इसको याद करने के लिए वही तरीका है जो आपने अभी बोला, पिन। पिन जो होती है वो आगे से पैनी होती है, तो जो पैनी वाली साइड है वो N है, पिन N है ना भाई। तो ये डायोड का सिंबल होता है, जो आपने अभी बनाए थे ना, पीएन जंक्शन डायोड पढ़ रहे हो, तो उसका सिंबल होता है। फॉरवर्ड बाइसिंग में ऐसे बनेगा डायग्राम, मिली एमीटर। रिवर्स बाइसिंग में ऐसे बनेगा डायग्राम। समझ गए क्या? तो देखो पी साइड पॉजिटिव से कनेक्ट है, एन साइड नेगेटिव से, यहाँ पर पी साइड नेगेटिव से कनेक्ट है, एन साइड पॉजिटिव से। तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग का सर्किट डायग्राम हो गया, और ये रिवर्स बाइसिंग का। आज के बाद जब जब आप अब यूज करेंगे तो हम सिंबल ही यूज करेंगे, वो वाला डायग्राम यूज नहीं करेंगे। वो डायग्राम केवल इसलिए होता है ताकि बच्चे को वर्किंग के बारे में एक्सप्लेन किया जा सके उसको। तो आप वीडियो को दोबारा देखना तो समझ में आ जाएगा। पर कंडीशन ये है कि आपको स्टार्टिंग वाली वीडियो में याद होना चाहिए कि कौन मेजोरिटी था, क्या माइनॉरिटी था, क्या पी था, क्या एन था, सब समझ में आती है सारी बात। थ्योरेटिकल है भाई, पूरा जुड़ा हुआ पार्ट है। ये बात समझ में आ गई सबको? जिसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये पार्ट खत्म हो गया। अब एक नया पार्ट पढ़ाता हूँ।
कल ये खत्म हो जाएगा चैप्टर। स्क्रीनशॉट ले लो भाई जल्दी से। मोहब्बत बरसा दे तुम, कर दो साहब। अब आ जाओ इधर अगले पे। इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड। डायोड मतलब पीएन जंक्शन। दो तरह की कैरेक्टरिस्टिक पढ़नी होती है हमें। पहली होती है, एक होती है फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक, और एक होती है रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक। रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स और रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है ग्राफ V वर्सेस I, वोल्टेज वर्सेस I फॉर डायोड। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है यहाँ पर ग्राफ। बात समझ गए? तो ग्राफिकल रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। अगर हम फॉरवर्ड बाइसिंग में ये ग्राफ बनाते हैं तो उसको बोलते हैं फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक, और रिवर्स बाइसिंग के लिए अगर ग्राफ बनाते हैं तो उसको बोलते हैं रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक। ये बात समझ में आ गई सबको? तो कैरेक्टरिस्टिक का मतलब वी आई ग्राफ। फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए बनाएंगे तो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक, रिवर्स बाइसिंग के लिए बनाएंगे तो रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक। क्लियर है क्या ये बात सबको? बोलो भाई। जी सर। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब ये होता है, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब वी आई ग्राफ। ठीक है जी। अब जो वी आई ग्राफ होता है इसका फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक और रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक का एक साथ ही बनाया जाता है। अब एक साथ बनाना है और आपको उसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। देखो कैसे बनाया जाता है, बहुत रटा रटा है ग्राफ है। ऐसे याद कर लो इसको, रात को सोते समय भी कोई पूछे तो उठते ही ये ग्राफ बना दो, याद ही ना करना पड़े बिल्कुल भाई। मेरे को भी ऐसा ही याद है। ये वी वोल्टेज है, कई साल से बना रहा हूं मैं तो, इसलिए यहाँ पर ये आई है, ये वाला आई जो है मिली एम्पियर है, और यहाँ पर भी आई है, ये आई माइक्रो एम्पियर है। ठीक है। तो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक के अंदर क्या होता है? फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक आज वाली क्लास में शायद मैंने डिस्कस किया था, बाकी मैं फिर भी बता दे रहा हूँ जिन बच्चों को नहीं पता, कि जब हम फॉरवर्ड करंट की बात करते हैं या फिर डिफ्यूजन करंट की बात करते हैं तो वो P से N की तरफ चलता है। लेकिन अगर हम ड्रिफ्ट करंट की बात करते हैं तो वो N से P की तरफ चलता है। आज जो हृदय ने मेरे से सुबह क्वेश्चन करा था कि सर ये कैंसिल आउट कैसे होते हैं, तो मैंने वहां जवाब दिया था, मैंने भाई फॉरवर्ड जो डिफ्यूजन करंट होता है उसकी डायरेक्शन ये रही, ड्रिफ्ट करंट की डायरेक्शन इसकी अपोजिट है, इक्विलिब्रियम में दोनों बराबर हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये, जो डिफ्यूजन करंट होता है वो अंदर P से N की तरफ चलता है, और जो रिवर्स करंट होता है या ड्रिफ्ट करंट होता है वो अंदर N से P चलता है, उल्टा चलता है। सही बोल रहा हूं मैं? जी सर। तो अब मेरी बात सुने आप लोग, उसमें भी कोई ना फंसे। आप सिंपल सा याद रखें कि हमने क्या करा, वोल्टेज बढ़ानी स्टार्ट करी फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक में, मतलब फॉरवर्ड बाइसिंग में जब मैंने वोल्टेज बढ़ाना स्टार्ट करी धीरे 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 धीरे, तो शुरुआत में मैंने देखा कि जो करंट है वो बढ़ नहीं रहा, बिल्कुल भी करंट फ्लो नहीं कर रहा। लेकिन जैसे ही एक पर्टिकुलर वोल्टेज को मैं पार करता हूं तो मैंने क्या देखा, करंट इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ, बहुत थोड़ा थोड़ा। ठीक है। तो अब क्या होता है वो देखो जरा। तो इसका ग्राफ जो बनाया जाता है यहां से बनाया जाता है, बहुत चिपका के थोड़ा सा, फिर ये थोड़ा सा ऐसे ऊपर, और फिर ये ऐसे ऐसे चिपकाते हुए, हल्का सा चिपकाते हुए लाओ, फिर थोड़ा सा हल्का हल्का बढ़ाते हो और फिर सीधा ऊपर कर दो। यहाँ पर जो ग्राफ बनता है वो ये बनता है। ये ठीक है जी। यहाँ पर एक हल्का सा बैंड दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर मोड़, हल्का सा बैंड दिख रहा होगा यहाँ पर। ये हल्का सा जो बैंड दिख रहा है, मतलब ये कि यहाँ तक तो आप देख रहे होगे कि वोल्टेज बढ़ाने पर करंट बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है, बहुत धीरे धीरे।
लेकिन इस पर्टिकुलर वोल्टेज को पार करते ही करंट बहुत तेजी से बढ़ना स्टार्ट होता है। आगे बात समझ में। इस पर्टिकुलर वोल्टेज का नाम होता है नी वोल्टेज। नी वोल्टेज सही है क्या? ये फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक है इसकी। दिस इज कॉल्ड व्हाट? फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक। फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक का मतलब फॉरवर्ड बाइसिंग में कैरेक्टरिस्टिक, फॉरवर्ड बाइसिंग में जो वोल्टेज और करंट का ग्राफ आएगा वो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक हो गया। ये वाला इसका रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक है। मतलब रिवर्स बाइसिंग में जो वी आई ग्राफ आएगा, रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक। अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहा हूं मैं, वैसे वैसे करंट बढ़ रहा है शुरुआत में बहुत धीरे धीरे, लेकिन एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद इस वोल्टेज पे, इस पर्टिकुलर वोल्टेज पे जो करंट है वो रैपिडली इंक्रीज हुआ। इस पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद इधर नहीं चला ग्राफ, इधर चला है। इधर चला है मतलब किसमें? करंट वाली एक्सिस में। इसको बोलते हैं ज़ीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। ज़ीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज या फिर केवल और ब्रेकडाउन वोल्टेज। ब्रेकडाउन वोल्टेज, ठीक है। तो ये वी आई कैरेक्टरिस्टिक होती है। इसको केवल आपको रटना होता है क्योंकि ये ऑलरेडी ग्राफ बनाए जा चुके हैं ना। मतलब पहले से अगर आप अब कॉलेज में जाओगे, स्कूल में तो नहीं करेंगे, लेकिन कॉलेज में हो सकता है कि आपको इस पर ग्राफ कराया जाए फिजिक्स के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स में आएगा ये ग्राफ, वो भी कॉलेज लाइफ में। आगे बात समझ में? जल्दी बोलो भाई। अब कुछ जी चीजें तो सर आगे कॉलेज में भी सिखाई यस जाएगी सर। भाई। थ्योरी अब मैं थ्योरी में इसमें घुस थोड़ी ना जाऊंगा। आपको जितना है उतना बताते जा रहा हूँ। ज्यादा घुसने का कोई बेनिफिट नहीं है। आपको वो बताया जा रहा है कि पेपर में भी लिख दो और अपनी नॉलेज भी थोड़ी बहुत अपडेट हो जाए। ज्यादा डिटेल में तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ाया जाएगा, इंजीनियरिंग की ब्रांच में। और जिनके सपने डॉक्टर बनने के हैं उनको ये कहाँ पढ़ाया जाएगा? मान लो पहले और दूसरे उसमें अगर सेमेस्टर में आ भी गए तो इतना ही आएगा जितना 11th 12th में पढ़ते हैं। तो भाई ये सीन होता है। तो इस पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद आप देख रहे हो वोल्टेज बढ़ाने पर करंट लीनियरली इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास इस पर्टिकुलर वोल्टेज पे करंट बिल्कुल इंक्रीज हो रहा है लेकिन वोल्टेज चेंज नहीं हो रही। उस दौरान क्या हो रहा है? हम वोल्टेज चेंज नहीं करा रहे लेकिन करंट बहता जा रहा है। करंट बह रहा है मतलब दरवाजा टूट गया, अब कोई रुकावट नहीं है। आ रहे हैं लोग जाते जा रहे हैं, आ रहे हैं लोग जाते जा रहे हैं, आ रहे हैं लोग जाते जा रहे हैं। ऐसा सीन हो गया उसका। मान लो कोई दरवाजा था, वो दरवाजे में एक तरफ खुलता था, वो एक तरफ खुलता था तो जो लोग आते थे सारे उसी डायरेक्शन में जाते थे, फॉरवर्ड बाइक में। अब कुछ मूर्ख होते, वो नहीं मानते, वो उसमें से उल्टे भी आते हैं, है ना, एंट्री वाले से। हालांकि उन्हें रोका जाता है, वहां पे गार्ड खड़ा रहता है जो कि बैरियर का काम कर रहा है, लेकिन वो फिर भी वो निकल जाते हैं। लेकिन उन जो लोग होते हैं वो चूरन लोग, उनकी संख्या कम होती है। इन द सेम वे, उसी वे में जो जंक्शन के अक्रॉस फॉरवर्ड चल रहे हैं उनकी मात्रा ज्यादा है, तभी तो करंट मिली एम्पियर में है। लेकिन उसी दरवाजे से जो उल्टा आ रहे हैं, जो रिवर्स करंट बना रहे हैं, उनकी संख्या कम है, इसलिए रिवर्स करंट माइक्रो एम्पियर में होता है। ये बात समझ में आ गई? फिर पहले कम लोग जा रहे थे फॉरवर्ड बाइसिंग में, कम करंट बन रहा था। फिर एक ऐसी पर्टिकुलर वोल्टेज हमने उसको दे दी, इनपुट वोल्टेज, जिसकी वजह से करंट बहुत रैपिडली इंक्रीज हुआ, ऑलमोस्ट लीनियरली। ठीक है, लगभग ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है सेमीकंडक्टर में। यहाँ पर हम वोल्टेज नेगेटिव में बढ़ा रहे हैं, करंट धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन एक ऐसी नेगेटिव वोल्टेज आ गई जब करंट कंटिन्यूअसली चला जा रहा है लेकिन वोल्टेज चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। इसका मतलब वो जो दरवाजा था उसका ब्रेकडाउन हो गया। अब उसमें से लोग जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, रिवर्स बाइसिंग में। आगे बात सर समझ में? हाँ सर जी। नेगेटिव में वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब डायरेक्शन से है या फिर नहीं, जो इसका नेगेटिव? मतलब ये है कि हम नेगेटिव वोल्टेज दे रहे हैं, मतलब डायोड को उल्टा करके हमें देनी चाहिए पी और एन के अक्रॉस, मतलब फॉरवर्ड में देनी चाहिए जो सही तरीका है। आपने बैटरी को उल्टा लगा दिया, नेगेटिव टर्मिनल को पी से कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव टर्मिनल को एन से कनेक्ट कर दिया। तो अब पहले वाले के से अगर कंपेयर करोगे फॉरवर्ड वाले से,
तो उसके कंपैरेटिवली ये उल्टा ही तो हुआ। ओके सर। हाँ, तो दोनों में कंपेयर करके तो चल रही है सारी कहानी, एक भी मैंने अलग अलग नहीं पढ़ाई। सही है भाई। अब आ जाते हैं मुद्दे पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, जल्दी बोलो भाई। यार ऐसा कुछ खाया भी नहीं आज, पता नहीं पेट गड़बड़ कर रहा है। स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब आ जाते हैं अगले टॉपिक पे, इसी में से बताना है मेरे को, तो यहीं पे बता देता हूँ मैं इसको। इसमें रेजिस्टेंस, इसको वैसे बोला जाता है डायनेमिक रेजिस्टेंस। डायनेमिक रेजिस्टेंस इसलिए बोलते हैं, डायनेमिक वर्ड वहां पर आता है जहां पर वैल्यू चेंज होती है, ठीक है। एक हो गया फिक्स्ड स्टैटिक रेजिस्टेंस जो कांस्टेंट है, एक होता है डायनेमिक। अब एक बात खुद से सोच के देखो, यहां पर वोल्टेज बढ़ाने पर पहले करंट बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा होगा, धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसका मतलब ये रेजिस्टेंस ज्यादा है डायोड का। लेकिन एक सिचुएशन ऐसे आ गई कि जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं करंट भी बढ़ रहा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस कम हो गया होगा। तो कहने का मतलब जो डायोड के द्वारा रेजिस्टेंस ऑफर्ड किया जाता है वह कांस्टेंट नहीं होता, वो वेरिएबल होता है। समझ गए क्या कहना चाह रहा हूं मैं? यहां से तो यस। वोल्टेज बढ़ाने पे करंट बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है, करंट धीरे बढ़ रहा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस अभी ज्यादा है शुरुआत में। लेकिन और वोल्टेज आप बढ़ाते जाओगे और नी वोल्टेज इसको प्रोवाइड करा दोगे, उसके बाद देखो करंट बहुत तेजी से बढ़ रहा है वोल्टेज बढ़ाने पे, है ना। तो जो रेजिस्टेंस हुआ इसका मतलब वो कांस्टेंट नहीं है, वो डायनेमिक है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है। तो अब उसको निकालना है ग्राफ से। ग्राफ से कैसे निकालेंगे आप? आपको कुछ नहीं करना, इसको भी काट देता हूँ यहाँ से, इसको भी हटा देता हूँ यहाँ से। इस ग्राफ पे से दो पॉइंट ले लिए मैंने, एक तो ये रहा और एक ये पॉइंट ले लिया। ये एक सीकेंट ड्रॉ कर दिया मैंने, इसको सीकेंट बोलते हैं, ठीक है। सीकेंट जो दो फाइनाइट पॉइंट को काटता है, ठीक है। अब यहां से मैंने एक पॉइंट परपेंडिकुलर यहां डाला, एक परपेंडिकुलर यहां डाला, सही है। ये सीकेंट ड्रॉ कर दिया, इन दो पॉइंट लेके यहाँ पे दोनों पे घेर दिए। अब इसको मिला दो यहां से, तो ये एंगल हो गया मेरे पास थीटा। तो यहाँ पर इस ग्राफ का स्लोप निकाला मैंने, स्लोप का मतलब होता है टेन थीटा। अब बच्चों ये बताओ, ये वोल्टेज वाला वो है, तो यहाँ पर ये जो आएगा यहाँ पर ये कितना आएगा, तो ये डेल्टा वी आ गया, चेंज इन वोल्टेज। ये जो है करंट वाला है, तो ये जो आएगा ये कितना आएगा, डेल्टा आई, मतलब चेंज इन करंट। तो मतलब जो खड़ा है वो करंट है, जो लेटा है वो वोल्टेज है। तो ये खड़ा हुआ कौन हो गया, डेल्टा आई, और जो लेटा हुआ है वो कौन हो गया, डेल्टा वी। तो अगर यहाँ पर मैं टेन थीटा अप्लाई करता हूँ तो आएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन हो गया, डेल्टा आई अपॉन में बेस, मतलब डेल्टा वी। सही है क्या? अब इसको क्या करो, अपनी नॉलेज के लिए याद रखें, इसको डेल्टा आई को इसके नीचे ले जाओ, डेल्टा आई को इसके नीचे ले जाओ, तो कितना हो गया, वन अपॉन में डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा आई, चेंज इन वोल्टेज अपॉन में चेंज इन करंट। तो चेंज इन वोल्टेज अपॉन में चेंज इन करंट, वैसे वोल्टेज अपॉन में करंट होता था रेजिस्टेंस, पर यह है चेंज इन वोल्टेज अपॉन में चेंज इन करंट। तो इसको बोलेंगे हम रेजिस्टेंस, कौन सा, डायनेमिक, डायनेमिक रेजिस्टेंस। तो टेन थीटा बराबर आ गया वन अपॉन में आर डी। तो डायनेमिक रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, नीट के अंदर भी इस पे क्वेश्चन आ चुका है भाई। डायनेमिक रेजिस्टेंस हो गया वन अपॉन में टेन थीटा, टेन थीटा का मतलब हो गया यहाँ पर स्लोप। तो अगर आपको वी आई कैरेक्टरिस्टिक दे रखी है और उसमें आपको डायनेमिक रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने को बोलेगा, ऐसे जो लाइन मैंने खींची है खींची हुई मिलेगी आप लोगों को,
बस आपको तो क्या करना है, ये याद रखना है कि हमारे टीचर ने पढ़ाया था कि डायनेमिक रेजिस्टेंस tan थीटा नहीं होता, 1/tan थीटा होता है। अब tan थीटा कैसे निकालोगे, ये वाली वैल्यू को इससे डिवाइड कर देना जो न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी होगी, ये वाली अपॉन में ये वाली, समझ गए क्या? यस तो सर। डायनेमिक रेजिस्टेंस पे आपके पास न्यूमेरिकल आता है, और उस न्यूमेरिकल में बस आपको क्या याद रखना है कि डायनेमिक रेजिस्टेंस 1/tan थीटा होगा वीआई कैरेक्टरिस्टिक में। और tan थीटा कैसे निकालोगे आप, ये वाली रीडिंग खड़ी वाली अपॉन में लेटी वाली, खड़ी वाली अपॉन में लेटी वाली। क्लियर है ये बात सबको? जल्दी जल्दी बोलो करो भाई। यस यस सर। चलिए भाई, चलिए ये बहुत अच्छी बात है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मेरे को बस ये देखना है, मेरे को कौन बता सकता है ये देखना है कि जीनर डायोड कोर्स में है या नहीं, किसी पे है सिलेबस, किसी पे सिलेबस है? सिलेबस में ये यस देखो सर। सर नहीं है सर, नहीं जीनर डायोड है, है कि नहीं है। नहीं है सर। ये कैरेक्टरिस्टिक्स तक होगा मेरे हिसाब से बस, है ना? सर इसमें लिखा हुआ है जीना डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, ये नहीं है नहीं है ना? सर। कैरेक्टरिस्टिक वाला पार्ट भी नहीं है। हाँ वही पूछ रहा हूँ, बस उसके बाद सीधा लिखा होगा मेरे हिसाब से वो रेक्टिफायर। अरे फॉरवर्ड एंड रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक के बाद सीधा वो लिखा है ना रेक्टिफायर। सर इसमें नहीं समझ में रिड्यूस आया। टॉपिक है सारे। अच्छा रिड्यूस टॉपिक वाला देखा है तुमने, हाँ तो फिर इसका मतलब वो है। ठीक है भाई, तो वो तो कराने की जरूरत नहीं है भाई, आउट ऑफ सिलेबस वाला तो वो भी थ्योरेटिकल है वैसे पार्ट, जरूरत नहीं है भाई, है ना? कोई है ऐसा जो कह रहा हो कि नहीं नहीं कराया वो हमें, तो हम नहीं मानेंगे, हमने तो फीस पूरी दी है। अरे जल्दी बताया करो भाई। नहीं सर, नहीं कराना। ठीक है, तो भाई अगला टॉपिक डालेंगे हम रेक्टिफायर। बस 1 मिनट बस इसकी ये ना इंक इसमें थोड़ा सा चेंज कर लूं, उसके बाद स्टार्ट थोड़ा सा ये ना इंक का डब्बा मंगाएंगे बढ़िया वाली इंक। एक रेक्टिफायर लिखो पहले तो तुम, है ना? तो रेक्टिफायर जो होता है वो एक ऐसी डिवाइस होती है जो एसी को डीसी में बदलती है, एसी को डीसी में बदलती है। और मैं आपको पहले बता दूं, जो हमारा डायोड है, हमें पढ़ना है डायोड एज अ रेक्टिफायर। टॉपिक है हमारा डायोड एज अ रेक्टिफायर। ठीक है जी, हो गया काम। तो डायोड एज अ रेक्टिफायर, तो टॉपिक का नाम डाल देता हूं डायोड एज अ रेक्टिफायर। अब हम बात करेंगे किसकी, रेक्टिफायर की। ठीक है, रेक्टिफायर क्या होता है? इट इज अ डिवाइस, it is a device which is used to convert alternating current AC into DC। समझ गए? ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलने के लिए हम रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं। इसका प्रिंसिपल प्रिंसिपल इट्स वर्किंग is based on the principle that a diode allow the current during forward biasing and does not allow
the current during reverse biasing। तो जो अपना डायोड होता है फॉरवर्ड बाइसिंग में तो करंट को अलाउ करता है, लेकिन रिवर्स बाइसिंग में करंट को अलाउ नहीं करता। तो प्रिंसिपल इट्स वर्किंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट अ डायोड अलाउ द करंट ड्यूरिंग फॉरवर्ड बाइसिंग एंड डज नॉट अलाउ द करंट ड्यूरिंग रिवर्स बाइसिंग। ठीक है। अब डायोड भी होते हैं दो प्रकार के, एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर और एक होता है मेरे पास फुल वेव रेक्टिफायर। तो ये भाई हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव में क्या अंतर है, फुल वेव में क्या अंतर है? हाफ वेव में अगर आप इनपुट ऐसे देते हैं तो हाफ आउटपुट मिलता है, आधा ही मिलता है आउटपुट। और जब फुल वेव की बात करें तो उसमें अगर इनपुट ये जा रहा है, एसी ऐसे चलता है ना, तो जो आउटपुट होगा वो पूरा मिलता है, हर हाफ साइकिल में आउटपुट मिलेगा आपको। ये अंतर होता है। बाकी हम अब पढ़ेंगे तो ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा उसमें। समझ में आ गई ये बात तुम लोगों को? तो सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लो, हाफ वेव रेक्टिफायर कराता हूँ। बहुत सिंपल होता है, मॉडल भी बनाए जाते हैं इस पे। स्कूल वाले बच्चे जो मॉडल बनाते हैं रेक्टिफायर का बनाते हैं, बहुत आसान होता है, खर्चा भी 100-150 रुपए में बन जाता है। अरे इसको कर दूं साफ। चलो भाई, हाफ वेव रेक्टिफायर समझा देता हूं, ध्यान से देखना। हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, सबसे पहले तो एक ट्रांसफॉर्मर लिया जाता है और इस ट्रांसफॉर्मर होता है, ये होता है स्टेप डाउन। ये ट्रांसफॉर्मर लिया जाता है, ये ट्रांसफॉर्मर का इनपुट है यहां पर और यहां पर आउटपुट है। डायोड लगाया जाता है, ये लोड रेजिस्टेंस होता है, ये आउटपुट सर्किट हो गया सेकेंडरी वाला, ये इनपुट सर्किट हो गया जिसमें हम एसी सप्लाई देते हैं, ये प्राइमरी होता है और ये सेकेंडरी होता है, ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी। एक ट्रांसफार्मर लगाते हैं छोटा सा, उसके आगे डायोड लगाते हैं, फिर उसके बाद काम चालू करते हैं। प्राइमरी में इनपुट देते हैं और सेकेंडरी में लेते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, ध्यान से देखो जरा। अब आप लोग मेरे को बताते रहना तो जल्दी हो जाएगा। ये इनपुट है, इनपुट, और ये आउटपुट है। सही है भाई, आईपी ओपी, इनपुट आउटपुट। ये इनपुट है, ये आउटपुट आएगा यहाँ पर। अब बनाऊंगा आउटपुट। ये पॉजिटिव साइकिल है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ये डायोड की पी साइड है, ये डायोड की एन साइड है। ये पॉइंट है P1, ये पॉइंट है P2 प्राइमरी का, ये पॉइंट है S1, ये पॉइंट है S2। अब इसमें करना क्या होता है, आपको बस थ्योरी लिखनी होती है, जैसे मैं बताऊंगा वैसे। सुनिए, जब हम इनपुट की पॉजिटिव हाफ साइकिल देते हैं ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ पॉजिटिव साइकिल ऑफ इनपुट, इस पे S1 पे आ जाता है पॉजिटिव और S2 पे आता है नेगेटिव। एक्सप्लेन करने का तरीका है, तो जब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल देते हैं इनपुट में तो S1 पे पॉजिटिव आ जाता है और S2 पे नेगेटिव आ जाता है। ये P मतलब प्राइमरी है, S मतलब सेकेंडरी। S1 पे पॉजिटिव और S2 पे नेगेटिव। तो बताओ S1 जो है कौन सी साइड से कनेक्ट है, P से।
ये जो S1 है ये P से कनेक्ट है और S2 किससे कनेक्ट है? N से। तो बताओ S1 कैसा है अभी? पॉजिटिव। किससे कनेक्ट है? P साइड से। N साइड किससे कनेक्ट है? नेगेटिव से। तो इसका मतलब डायोड हुआ फॉरवर्ड बाइसिंग में, और अगर डायोड फॉरवर्ड बाइसिंग में हुआ तो करंट को जाने देगा, गया करंट, अलाउ कर दिया। रिपीट करता हूं, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल देते हैं तो S1 पे पॉजिटिव पोलैरिटी आ जाती है, S2 पे नेगेटिव। मतलब P साइड पॉजिटिव से कनेक्ट दिख रही होगी आपको, N साइड नेगेटिव से। तो इसका मतलब डायोड हो गया फॉरवर्ड बाइस, और अगर फॉरवर्ड बाइस होगा तो हमें आउटपुट मिला ये रहा। ठीक है, अब आ जाते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल। तो जब नेगेटिव हाफ साइकिल देते हैं तो S1 पे आता है नेगेटिव और S2 पे आता है पॉजिटिव। अब बताओ P साइड किससे कनेक्ट होगी डायोड की? नेगेटिव। और N साइड किससे कनेक्ट हो गई हो? पॉजिटिव। डायोड कौन सी बाइसिंग में आ गया? रिवर्स। करंट जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं। नहीं नहीं जाएगा। गया करंट, ये खाली गया, देख लो। फिर कौन सी साइकिल जाएगी अब? पॉजिटिव। फॉरवर्ड तो बाइसिंग। पॉजिटिव साइकिल में S1 कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। S2 हो जाएगा नेगेटिव। डायोड बिकम फॉरवर्ड बाइस एंड अलाउ द करंट, करंट मिल गया। फिर नेगेटिव साइकिल जाएगी तो S1 पे नेगेटिव आ जाएगा, S2 पे पॉजिटिव, डायोड बिकम रिवर्स बाइस, तो नो करंट। तो आपने ये देखा, एक पूरी साइकिल के लिए, एक पूरी साइकिल के लिए केवल हाफ आउटपुट मिला है। पूरी साइकिल में हाफ ही आउटपुट मिला है, आधा नहीं मिला। सही है क्या? यस। ऐसा Yes, होता है sir. हमारे पास फॉरवर्ड उसमें हाफ वेव रेक्टिफायर। तो जो मैंने बातें बोली है उसको अपने शब्दों में लिख सकते हो तो लिख लेना। क्या बोला है मैंने? जब हम इनपुट में पॉजिटिव हाफ साइकिल देते हैं तो S1 पे पॉजिटिव पोलैरिटी आ जाती है और S2 पे नेगेटिव आ जाती है, जिसकी वजह से जो डायोड है वो फॉरवर्ड बाइस्ड हो जाता है और करंट को अलाउ कर देता है। अगला पैराग्राफ में लिखना, जब हम नेगेटिव हाफ साइकिल प्रोवाइड करते हैं तो S1 नेगेटिव हो जाता है, S2 पॉजिटिव हो जाता है, जिसकी वजह से डायोड रिवर्स बाइस हो जाता है और करंट को अलाउ नहीं करता। हो गया खत्म? अरे सही है ना? अब बताओ, Yes, sir. यहाँ जो हमें करंट मिला, ये करंट की पोलैरिटी चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है? पोलैरिटी, नहीं हो रही है। तो जिसकी पोलैरिटी चेंज नहीं होती इसका मतलब वो डीसी है। पर क्या करंट कांस्टेंट है कि बदल रहा है? यहाँ पे देखो, करंट कांस्टेंट है कि बदल रहा है? बदल रहा है। बदल रहा है, बढ़ा फिर घटा, तो इसका मतलब ये कंप्लीट डीसी नहीं है। जो कंप्लीट डीसी होता है उसमें दो चीजें होती हैं, एक तो पोलैरिटी रिवर्स नहीं होती और करंट का मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होता। लेकिन ये प्योर फॉर्म ऑफ डीसी नहीं मिली हमें, इसकी फिल्टरिंग करी जाती है, वो उसमें पढ़ाऊंगा फुल वेव रेक्टिफायर में। तो यहाँ पर हमें जो न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला याद रखना है, पहला कि एवरेज वोल्टेज जो निकालेंगे या एवरेज करंट जो निकालेंगे, आई एवरेज, वो आएगा यहाँ पर आई नॉट अपॉन में पाई। और यहां पर एक बात याद रखना, फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट बराबर होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट। नीट में आया था ये क्वेश्चन, फुल वेव रेक्टिफायर में इनपुट और आउटपुट फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या होता है, कल वाली क्लास में बताऊंगा, परसों वाली में, और चैप्टर भी परसों ही खत्म होगा। आज वाली क्लास यहीं तक करेंगे, अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी? तो अगली क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा, 3 टॉपिक रह रहे हैं बस तुम्हारे, 4। ठीक है भाई? ओके सर। इतना पढ़ लेना, इसके बारे में सर लिख लेना वीडियो देख के। सर हाँ हाफ वेव रेक्टिफायर में इतना ही है? हाँ इतना है, नहीं जो मैंने बोला है वो भी है ना, कि सर पॉजिटिव जो हाफ पैरा साइकिल लिखना है। देते थे। हाँ हाँ वो भी लिख लेना। नहीं लिख पाओ तो मेरे को बता देना, मैं लिखवा दूंगा, या अगली क्लास में लिख दूंगा। क्लास है ना, अरे बच्चों ने गड़बड़ कर रखी है 11th की, कुछ बच्चों ने, नहीं तो मैं तो फ्री था इसके बाद। वो सालों उनके टाइम ही मैनेज नहीं हो पा रहे, सरदर्दी कर रखी है मैंने थोड़े से पैसों के लिए। चलो भाई, अगली में मिलते हैं।